आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू करेंगे, उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये क्वेश्चंस बाइलिंगल हैं, अर्थात इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनएमएमएस एग्ज़ाम 2016-17 में आए हुए हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रश्मि इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली ए चार्ट हैंगिंग ऑन ए वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम हर। सी इज सफरिंग फ्रॉम विच आई डिफेक्ट। रश्मि को 3 मीटर दूरी पर टंगा हुआ एक चार्ट जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कौन सा नेत्र रोग है। हमारे पास ऑप्शन है मायोपिया, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, काला मोतिया और दूर दृष्टि दोष। देखिए, अगर हम कोई चीज़ पढ़ नहीं पा रहे हैं पास वाली चीज़, तो हमें दूर दृष्टि दोष है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है। और अगर कोई दूर रखी हुई चीज़ को हम साफ नहीं देख पा रहे हैं तो हमें मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर 3 मीटर की दूरी जो है वो दूरी मानी जाएगी, दूर। तो यहाँ पर जो उसको डिफेक्ट है वो है मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष। इस मायोपिया में हम नज़दीक की चीज़ें बहुत अच्छे से देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लेकिन दूर की चीज़ को सही से नहीं देख पाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, नॉर्मल हमारी आई में जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, जैसा कि आपको इन दोनों डायग्राम्स में दिखाया गया है। लेकिन जब मायोपिया से सफ़र करते हैं तो जो इमेज है, जो दूर से ऑब्जेक्ट की जो रेज आती हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। रेटिना से पहले ही कहीं मिल जाती है तो वो रेटिना पे नहीं बनती, तो वो हमें धुंधली दिखाई देती है। इसको करेक्ट करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से वाला लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, अर्थात अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहें हम तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि उसमें जो इमेज बनती है वो थोड़ा सा पीछे बनती है, रेटिना से थोड़ा सा पीछे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 मीटर की दूरी दी हुई है, तो इसका अर्थ है कि उसको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह जो है, वो किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये हमारे यूनिवर्स वाले चैप्टर से है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए। इसका आंसर होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है वहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज। ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस, वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और हमारे पास जो दूसरा थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं, उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इन दोनों से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनको लगने के लिए या जिनको फोर्स में आने के लिए वस्तु को टच करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को टच करना, छूना पड़ता है, उनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर संपर्क बल है। देखिए, चुंबकीय बल या फिर मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसमें चुंबक एक दूसरे को रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, एक दूसरे की तरफ खींची चली जाए या दूर चली जाए, तो उनको कॉन्टैक्ट टच करने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। गुरुत्वाकर्षण बल या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच करना जरूरी नहीं होता। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्लस और माइनस चार्ज जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके लिए भी उसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती, संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको अगर फोर्स में आना है, उसको अगर लगना है तो उसको टच करना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक फुटबॉल है, उसको लात मारी तो इस साइड, इस डायरेक्शन में उसका जो फोर्स है वो लगा, लेकिन अर्थ के टच में जो फुटबॉल जा रही थी, जो इस तरह से आगे बढ़ रही थी, उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये कब लगता है, जब अर्थ उस फुटबॉल को टच करती है, संपर्क में आती है। इसलिए इसका आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोलर कुकर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग द फूड। सौर कुकर में जब खाना पकाते हैं तो इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबल होता है खाने के पकने के लिए। देखिए सोलर कुकर नाम से पता चल रहा है कि सन से जो रेज आती हैं उनकी मदद से खाना पकता है इसके अंदर। तो सन से जो रेज आती हैं उनके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट और यूवी रेडिएशंस होती है, लेकिन यूवी रेडिएशंस ज़्यादातर को जो ओजोन लेयर होती है वो कैप्चर कर लेती है। लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट है, कहीं भी अगर सूर्य की जो रोशनी से अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है, हमें गर्मी फील हो रही है, तो उसका जो रीजन है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो खाना बनाने में जो मदद करती हैं सोलर कुकर में, वो भी होती है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणें। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। An object is vibrating at a frequency of 50 Hz. What is its time period? एक वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। यहाँ पर हमें आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम इसको निकाल सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है 1/t, जहाँ पर t होता है आवर्तकाल। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उस चीज़ को पुट कर देंगे इसके अंदर और हम बाकी की चीज़ निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं अगर रीराइट करूँ, इस t को ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे पास निकल के आएगा t = 1/f। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और मुझे t निकालना है, तो मैं f की जगह पे वैल्यू रख दूंगा 50 हर्ट्ज। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है 0.02 सेकेंड इसका यूनिट होगा, क्योंकि जहाँ पे हर्ट्स इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो सेकंड इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 0.02 सेकेंड्स, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी = 1/t, जहाँ पे t जो है वो हमारा टाइम पीरियड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ट्रेमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। भूकंप के जो झटके आते हैं उनको नापने के लिए या उनकी तरंगों को बनाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है सिस्मोग्राफ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इसका जो आंसर है वो रिक्टर स्केल है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। जो भूकंप की जो वेव्स आती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। वो जो वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है, और रिक्टर स्केल हमें ये बताता है कि कितने लेवल का या कितना जो है तेज भूकंप था, वो हमें रिक्टर स्केल बताता है। हम सिस्मोग्राफ का एक डायग्राम देखते हैं। देखिए इस तरह से, अगर जैसे मान लो ये वाला जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये फ्री हैंगिंग एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे एक मेटल की बॉल लगी है और नीचे उसके पेन या पेंसिल जैसी कोई चीज़ लगी है। जैसे ही भूकंप आता है तो ये दोनों और मूवमेंट करेगा जो एरोज से दिखाया हुआ है, और इस कागज़ के ऊपर जो है हमें जो वेव है वो मिल जाएगी। इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो अगर ये पूछे कि भूकंप की तीव्रता नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बताओ, तो रिक्टर स्केल आता है। और अगर ये पूछे कि जो वेव्स हैं, जो ट्रेमर होता है या भूकंप की जो वेव होती है उनको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 सिस्मोग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कैप्ट इन ए कंटेनर अंडर हॉट सन रेज गेट हीटेड आफ्टर सम टाइम, दिस इज डन बाय द मेथड ऑफ। किसी बर्तन में रखा पानी सूर्य की किरणों से कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, यह निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। तो हमने जो हीट ट्रांसफ़र की कुछ मेथड्स हैं वो हमने पढ़े हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। कंडक्शन होता है मेटल्स में, कन्वेक्शन होता है गैसेस और वाटर में, वहीं जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पर होता है रेडिएशन। तो सन की रेडिएशन जो पानी तक पहुंच रही है उसका रीजन है रेडिएशन, जो मेथड है वो रेडिएशन है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विकिरण या फिर रेडिएशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हिज बॉडी ऑफ सेम साइज एंड द लेग्स स्मॉलर। यहाँ पर देखो एक बच्चा जो है वो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है और उसने देखा कि उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं जो उसका बीच वाला पार्ट है, जो बॉडी का बीच वाला पार्ट है वो उसको सेम साइज़ का नज़र आ रहा है, वहीं जो उसकी टांगें हैं वो उसको छोटी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक टाइप का मिरर नहीं, वहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के मिरर हैं। सबसे ऊपर का जो मिरर है वो अलग है, बीच वाला मिरर अलग है और नीचे वाला मिरर अलग है। तो हमें पहचानना है कि कौन कौन सा है। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बड़ा करके दिखाता है तो वहाँ पर
कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। ये कॉनकेव मिरर इस प्रकार का होता है, जहाँ पर सेम साइज़ का दिखे वहाँ पर कोई प्लेन मिरर इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ पर साइज जो है इमेज का वो छोटा दिखे, जैसे उसको अपनी टांगें छोटी दिख रही हैं, तो वहाँ पर जो मिरर इस्तेमाल होता है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है, सबसे ऊपर जो है वो कॉनकेव, बीच में है प्लेन और नीचे है कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। इसीलिए उसको जो अपना हेड है वो बिग दिख रहा है, जो बीच वाला पार्ट है वो सेम साइज़ का दिख रहा है, और जो लेग्स हैं वो उसको स्मॉल दिख रही हैं। ये उसका रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पर उसकी दो चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो उसकी वेवलेंथ को लैम्बडा से दिखाते हैं, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, एक उसकी स्पीड चेंज होती है, साथ में उसका जो वेव नंबर होता है, ये वेव नंबर बड़ी क्लासेज में आता है, के से इसको दिखाते हैं। ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, भले ही मीडियम बदले या ना बदले, वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, तो हमारा आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेंसेज आर नॉट यूज्ड। इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट में लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो एक अकेला लेंस ही होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं इसी तरह से। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होता है उसमें लेंस की बजाय मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर लेंसेज का यूज नहीं किया जाता, इंस्टेड लेंस के वहाँ पर मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया मिरर्स से बनाते हैं। आप इसका डायग्राम नीचे मैंने डाला है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इस तरह के होते हैं और यहाँ पर दो अलग अलग मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक मिरर आपको ये वाला दिख रहा है और दूसरा मिरर ये वाला। यहाँ पे कोई भी लेंस का जो इस्तेमाल है वो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन 100 मीटर स्क्वायर एरिया। 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया गया है 100 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो हमें निकालना है कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है। देखो इसको निकालने के लिए अगर आपको फोर्स का प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो पता होगा तो आप निकाल पाओगे। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पर जो चीज़ें दी है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 40, फोर्स हमने निकालना है और एरिया दे रखा है 100। तो ये 100 दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास निकल के आएगा F बराबर है 40 इंटू 100। इसका आंसर आ जाएगा 4000 और यूनिट फोर्स की न्यूटन, क्योंकि जो प्रेशर है वो हमें यहाँ पे न्यूटन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A 4000 न्यूटन। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड। ये पिछले वाले वीडियो में भी आया था। वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, या फिर हिंदी में बोले तो ज्वलन ताप। जहाँ पर आग पकड़ना शुरू कर लेती है कोई चीज़ उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जैसे कागज़ या फिर जो जलने वाली चीज़ है पेट्रोल वगैरह, वो तुरंत आग पकड़ लेती है। वहीं कुछ चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे कि लकड़ी। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ ले उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर या फिर ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और एक थर्मोस प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक को कभी भी चेंज किया जा सकता है, उसकी शेप को कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार जिस सांचे में ढाल दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, देखो रबर तो प्लास्टिक ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। पॉलीथीन और PVC
ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको कभी भी किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, लेकिन बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और इसको अगर एक बार शेप में डाल दिया तो उसके बाद दोबारा उसको किसी और शेप में नहीं डाला जा सकता। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इन दोनों ही प्लास्टिक को समझने के लिए मैंने ये यहाँ पे डाला है। देखो, थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक होते हैं दैट कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, जिनको बार बार बदला जा सकता है। वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिनको एक बार शेप दे दिया तो दोबारा उनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एक तो आप देखते हो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो बने होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। दूसरा, जो हमारे बिजली के स्विच होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, ये था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेटिक फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स इज, पैरासूट बनाने के लिए जो सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नायलॉन। नायलॉन बहुत ज़्यादा मजबूत और हल्का होता है। इसको पैरासूट बनाने के लिए या फिर जो रस्सियाँ होती हैं चट्टान चढ़ने के लिए, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियाँ होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा नायलॉन, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है वो इस तरह से रूल आउट हो जाते हैं। पॉलिएस्टर से कपड़ा बनता है, टेफ्लॉन से जो नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग होती है, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है वो टेफ्लॉन की होती है। एक्रेलिक जो है वो ऊन जैसे गुण रहते हैं उसके अंदर, जो ऊनी कपड़े आजकल आप देखते हो जो सस्ते मिल जाते हैं बाजार में, वो एक्रेलिक के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, नायलॉन। नायलॉन अपनी मजबूती के कारण इससे पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग की जो रोप्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिल्क इज नोन एज, आर्टिफिशियल सिल्क का क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं रेयोन को। रेयोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिल्क जैसी हैं। आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको केमिकल रूप से इसको तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में, क्योंकि ये एक जो है सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो गुण हैं वो सिल्क के होते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है हमारे पास वो आएगा रेयोन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द गैस हैज़ हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, उसमें मान क्या होता है। 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में जितनी एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में कितनी एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ऊष्मीय मान। इन चारों ऑप्शन में जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1,50,000 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो उसमें 1,50,000 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। जो बाकी फ्यूल्स हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू आप इस टेबल से देख सकते हो, अलग अलग की अलग अलग है। सबसे कम जो है यहाँ पर वो गोबर के उपले और लकड़ी की होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की होती है। बाकी जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं CNG LPG उनके आप यहाँ पर देख सकते हो 55,000 के आसपास है। वहीं जो बायोगैस है उसकी 35,000 से 40,000 के बीच में है। तो इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Next, when a copper vessel is exposed to moist air for long time, it acquires a coating. The color of the coating is, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉपर वायर जो होता है उसके ऊपर जो कोटिंग आ जाती है वो ग्रीन कलर की आती है, और वो किसके कारण आती है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से वो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रीन कलर की। कई बार इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो चांदी के जो सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं, सिल्वर की जो कोई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी वजह से आती है? तो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है वो सल्फाइड की वजह से आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कई बार इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है जिनके अंदर CO2 गैस निकले। अगर किसी प्रोसेस में CO2 गैस ना निकले या उसकी वजह से CO2 की जो है वो ना बढ़े तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो मैं नीचे से देखता हूँ वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, वहाँ से बहुत सारी CO2 निकलती है। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे भी CO2 निकलती है। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, जब जंगलों को काटा जाता है तो भी CO2 की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं वो CO2 को अपने अंदर ले जाके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे CO2 की जो अमाउंट है वो रिड्यूस होती है। लेकिन अगर जंगलों को काट दिया जाएगा, पेड़ों को काट दिया जाएगा, तब तो CO2 बढ़ेगी। तो यहाँ पर इकलौता एक ऑप्शन बचता है फोटोसिंथेसिस, जो इसका करेक्ट आंसर भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो CO2 पेड़ वापस ले लेता है, एनवायरनमेंट में थोड़ी ना छोड़ता है, वो वापस ले लेता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 पेड़ के अंदर जाती है, ना कि पेड़ से बाहर आती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर द प्रोडक्ट विल बी। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर जब इनको मिलाया जाता है तो आप खुद से देख भी सकते हो कि दो H2 है, H2 है, O हो गए यहाँ पे, एक यहाँ पे था, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल हो गया H2SO3 ये। और ये NCERT में भी दिया हुआ है ये रिएक्शन। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। जो सल्फर डाइऑक्साइड और पानी मिलके आपस में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड या फिर सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। अगर पूछ ले कि H2SO4 क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको किंग ऑफ ऑल द एसिड्स भी कहा जाता है H2SO4 को। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर यूज्ड एज एंटासिड्स। इनमें से किसको प्रति अम्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले बता दूं कि प्रति अम्ल या एंटासिड होते क्या हैं। जब हमें कभी एसिडिटी हो जाती है या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम एंटासिड कहते हैं। और एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई बेस इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों के दोनों एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमने एक चीज़ पढ़ी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी के उससे थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। तो MgOH ट्वाइस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्रति अम्ल या फिर एंटासिड के रूप में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रस्ट फॉर्म्ड ऑन आयरन इज एन। लोहे पर जो जंग लगता है वो क्या होता है? देखिए ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बेसिक ऑक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है। एसिडिक जो ऑक्साइड होते हैं वो धातु जो होती है हमारी नॉन मेटल्स, उनके बनते हैं। लेकिन लोहा एक धातु है तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, या फिर मैं कहूँ कि क्षारीय ऑक्साइड इसका बनता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वीडीसाइड्स शुड बी स्प्रेड ओवर क्रॉप्स। जो खरपतवारनाशी हैं उनको फसल पर किस समय पर छिड़काव करना चाहिए? तो उनके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जब पत्तों की वृद्धि होती है या वेजिटेटिव पार्ट्स की जो वृद्धि होती है तब उनका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि उसी समय पर वो बहुत अच्छे से उस जो खरपतवार को है वो ख़त्म कर पाएंगे। बाकी के टाइम में अगर करेंगे तो उस टाइम तक तो जितने भी खरपतवार हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे हमारी फसल के लिए उसको ले चुके होंगे। तो सबसे बढ़िया स्टेज होती है वृद्धि के समय या फिर ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ में हम जो खरपतवारनाशी जो वीडीसाइड्स होते हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, चूज द ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से तैल स्रावित करने वाली ग्रंथि को चुनें। देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी वाली ग्रंथि से जो तेल है वो स्रावित होता है। तो देखो हिंदी में अगर मैं देखूंगा तो मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखा हुआ तैल ग्रंथि। इंग्लिश में हो जाएगा सब एसियस ग्लैंड जो होती है वो। इसके अलावा जो ग्लैंड्स दी हुई उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा।
थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, इससे थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इन सभी को ही कहा जाता है, जिसमें थायराइड भी आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आ गया, उसके अलावा जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सभी को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, तैल ग्रंथि या फिर सेबेसियस ग्लैंड, यहाँ से जो है तेल निकलता है, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ये होती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल पूछा है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका तो होती है ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका डायमेंशन लगभग 170 mm बाई 130 mm के आसपास होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट। अगर पूछ ले सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है तो वो हमारी जो न्यूरॉन है वो होती है, न्यूरॉन की जो सेल है वो करीब 1 मीटर लंबी हो सकती है, सभी नहीं होती लेकिन उनमें से कुछ हो सकती है 1 मीटर लेंथ की। न्यूरॉन कुछ इस तरह का दिखता है और इसकी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये करीब 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, अगर सबसे लंबी सेल पूछे तो न्यूरॉन, और सबसे अगर बड़ी सेल पूछे, सबसे लार्जेस्ट सेल पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ब्लैंक एक नए व्यक्ति का प्रारंभ है। इनमें से कौन सा जो है एक नए जीव का प्रारंभ होता है, इसका है देखो एग, एग एक जो है फीमेल गैमेट है, स्पर्म ये एक मेल गैमेट है। इनसे लाइफ स्टार्ट तब होती है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमें मिलता है जायगोट या फिर युग्मनज। तो यही वो स्टेज है जहाँ पर नए इंडिविजुअल की जो लाइफ है या फिर बिगिनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जायगोट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये क्वेश्चन है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड है। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो शुगर से रिलेटेड, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है, वहाँ पर सेल के लिए एनर्जी बनती है जो कि ATP के रूप में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटेड जो टर्म है यहाँ पर वो ATP है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो आएगा ATP। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड, कौन सी सिंचाई विधि में घूमने वाले नोजल का प्रयोग किया जाता है। तो घूमने वाले नोजल जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर छिड़काव तंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में बताता हूँ। मोट जो है ये पुराने ज़माने का एक सिस्टम था जिसमें एक चमड़े के बैग में पानी भरा जाता था। चेन पंप भी एक पुराने समय की बात है जिसमें एक पहिए के ऊपर जो है वो बाल्टी लगा दी जाती थी। ड्रिप इरिगेशन एक आधुनिक तरीका है, इसके अंदर पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है। लेकिन जो घूमने वाली जो नोजल्स होती हैं उसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर छिड़काव तंत्र में घूमने वाली नोजल्स का उपयोग किया जाता है। ये इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। इस तरह से नोजल्स होती हैं जो घूम घूम के पानी छिड़काव करती हैं, इसको छिड़काव तंत्र या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज कंबाइंड, खेत उपकरणों में जो कंबाइन नाम की चीज़ उपयोग की जाती है वो किस चीज़ को कंबाइन करती है। देखो कंबाइन ये होती है, देख लो डायग्राम में एक बार, ये एक ऐसी मशीन है जो कटाई का काम और जो भूसे से अनाज निकालने का काम है वो दोनों काम एक साथ कर लेती है। कटाई को अंग्रेजी में हार्वेस्टिंग कहते हैं और भूसे से अनाज को अलग करने में को थ्रेसिंग कहते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि ये हार्वेस्टर और थ्रेसर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये यही दोनों काम एक साथ कर सकती है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ, रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें जो संकटापन्न जंतु और पौधे होते हैं, अर्थात जिनका जीवन जो है वो संकट में है, जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अर्थात इसका जो आंसर है वो आएगा एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स या फिर ऑप्शन 1 संकटापन्न जंतु और पौधों का जो रिकॉर्ड है वो इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट, द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। ये हमारी NCERT की बुक में सबसे पहले ही दिया हुआ है। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है
वो भारत का सर्वप्रथम आरक्षित वन है, फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डो कंटेनिंग यीस्ट राइजेज एंड इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम बिकॉज ऑफ। अगर किसी मैदा का जो हम आटा लगाते हैं उसके अंदर अगर हम खमीर डाल देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा नरम भी हो जाता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्यों बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड? यीस्ट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके ये दो चीज़ें बनाता है, एक अल्कोहल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैसेस की बात हुई है, अल्कोहल की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट ऑफ व्हीट इज ए डिजीज काज्ड बाय। गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो गेहूं का रस्ट रोग होता है फंगस के कारण। ये हमारे दूसरे चैप्टर से है, सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है माइक्रोब्स वाला, उसमें बताया हुआ है, एक टेबल दी हुई है उसमें बताया हुआ है कि ये जो रोग है ये कवक से या फिर फंगस या फंगी से ये रोग होता है, गेहूं का रस्ट। ये देख लीजिए, इस गेहूं की जो बाल है इसके ऊपर जो रेड रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, यही गेहूं का रस्ट होता है। ये एक गेहूं पे होने वाला डिजीज है जिसका रीजन होता है फंगस या फिर कवक। इसमें देखो, इस टेबल में आपको कुछ रोग बताए हुए, जैसे नींबू का कैंकर रोग एक जीवाणु की वजह से होता है, गेहूं का रस्ट रोग एक कवक या फिर फंगस की वजह से होता है, भिंडी में जो पित्त रोग लगता है वो वायरस के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आंसर है यीस्ट या फिर खमीर। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यीस्ट जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस जो प्रोसेस है इसका नाम होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, या फिर इसको हिंदी में किण्वन कहा जाता है, किण्वन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके CO2 और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।